आपको केवल एक चीज़ की पूर्ति की जाए, आपको बहुत बढ़िया से खिलाया पिलाया जाए लेकिन सम्मान ना दिया जाए तो कितना अच्छा लगता है। एक भी मिनट वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। कमरे में बाहर खूब गर्मी है, कमरे में 2 एसी लगी है, एक और बढ़ा दिया, बढ़िया ठंडा है, लेकिन जिनके साथ हमारी बनती नहीं है या कोई ऐसी बात होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो उस कमरे में बैठना कितना सुखद होता है। नहीं बैठ। तो हम 2 एंटिटीज़ हैं, तो हमारी दोनों की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता को पहचानना और पूरा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस आवश्यकता पूर्ति कहाँ से होती है ये भी तो पता चलेगा, तब तो पूरा कर पाएंगे। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि समझना है, समझना क्या है ये तो पता चले, यही पता नहीं चलेगा तो ये आवश्यकता क्या है और कैसे पूरा होता है, इस बात से जीवन सजता है। ये खेती है, अभी हम खेती में क्या कर रहे हैं, जितना भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, केवल ये जो फसल माने ये जो पौधे वाला भाग है, इसके लिए जो 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए हैं, केवल इनको देने का प्रोग्राम हमारे पास है, वो भी सिंथेटिक विधि से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और ये देते रहते हैं, और कुछ देते हैं सामान्य रूप में। आप हैं 2 एंटिटी, पूरा करेंगे एक के लिए, ये संतुलन है कि असंतुलन है? असंतुलन से कोई सुखी होता है कि दुखी होता है? तो जो परिणाम आना है वही खेती में करके आता है। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो खेती की 2 आवश्यकताएं हैं, क्योंकि खेती में 2 एंटिटी शामिल है। इसको समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक मिट्टी है जो बेस है पूरा, और मिट्टी में उगी हुई कोई फसलें हैं, ठीक है। दोनों एंटिटी की अपनी समय समय की अपनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पहचानना और पूरा करना, इसका नाम खेती है। तो मिट्टी की आवश्यकता क्या है? मिट्टी की 3 आवश्यकताएं हैं, कार्बन, ह्यूमस और माइक्रोब्स माने सूक्ष्म जीवी। कार्बन की चर्चा हमने खूब विस्तृत तरीके से की ही है, ठीक है ना। कार्बन माने ये सारा सब कुछ कार्बन है। इसका एक बेहतरीन रूप कंपोस्ट के रूप में हम उसको दे सकते हैं। कार्बन अच्छा होगा माने कंपोस्ट अच्छी बनेगी, तो कंपोस्ट अच्छी होगी तो उसमें समयानुसार अनुकूलता, नमी रहेगी ही, तो ह्यूमस अपने आप बनता ही है। इसको आपको नहीं बनाना है, आपको काम करना है केवल कंपोस्टिंग पे और डिजाइनिंग के माध्यम से निश्चित पेड़ पौधे लगा करके, ठीक है ना। ह्यूमस अपने आप बनता है, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये प्राकृतिक विधि से बनता है। जब तक अभी ह्यूमस की कमी हो गई है, तब तक आप केंचुआ खाद का इस्तेमाल भरपूर रूप से कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस होता है, तो जब तक वो ह्यूमस की स्वयं स्फूर्त विधि शुरू नहीं हो जाती है, तब तक आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसके मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ वर्मी कंपोस्ट। एक चीज और है, जो गोबर गैस का जो पानी भी रहता है, हाँ, वो भी ह्यूमिक एसिड होता है। ह्यूमिक एसिड, हाँ, उसी के अब रेसिपीज पे भी चर्चा कर लेंगे। जब इतनी चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी रेसिपीज की भी चर्चा कर लेंगे, किससे क्या मिलता है, ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट। और तीसरा है सूक्ष्म जीवी माने स्थानीय सूक्ष्म जीवी। तो कंपोस्ट है तो उसमें कोई गोबर भी है, गोबर में गाय का भी गोबर शामिल है, भैंस का भी शामिल है, चिड़िया चुनमुन का भी शामिल है, पक्षियों का भी शामिल है ना, बकरियों का भी शामिल है। तो माइक्रोब्स अच्छी क्वालिटी का होता ही है, लेकिन फिर भी अगर कमी लगती है तो तमाम प्रकार की रेसिपीज जैसे जीवामृत, जैसे IMO, तमाम प्रकार की चीज़ें बना करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। माइक्रोब्स का कल्चर बढ़ाना है अपने को। माइक्रोब्स का कल्चर जितना रिच होगा, खेत में कार्बन के टूटने की मात्रा उतनी रिच होगी, क्योंकि खेत में आप कार्बन सीधे देंगे, पौधा सीधे थोड़ी लेता है। कार्बन को ईटेबल फॉर्म में कोई तोड़ता है, पौधा सीधे नाइट्रोजन नहीं लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है। कौन तोड़ता है? तो धरती में जो उपस्थित पहले से जैव उर्वरक, जिनको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जिनको जिसमें स्यूडोमोनास, नाइट्रोमोनास है ना, एजिटोबैक्टर, तमाम सारे हर तत्व का अलग जैव उर्वरक होता है। ये इसको तोड़ते हैं और पौधे के ईटेबल फॉर्म में लाते हैं। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में तोड़ता है एजिटोबैक्टर, फास्फोरस को फास्फेट के रूप में तोड़ते हैं, है ना, एजोस्पाइरलम और तमाम सारे प्रकार के जो होते हैं। इसके बीच में
ये सारी प्रोसेस जो है चलती है। तो यदि हमने बेहतरीन प्रकार की कंपोस्ट बनाई तो बेसिकली तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आज हमको आवश्यकता ज़्यादा है क्योंकि 30-40 सालों की जो प्रैक्टिस रही 1980 के बाद से, सामान ले 70 के बाद से, उसमें तो हमने बहुत सारा नुकसान किया है। तो उसकी भरपाई के लिए हम वर्मी कंपोस्ट भी डालें और सूक्ष्म जीवी के लिए, इसके लिए जीवामृत से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग एक चीज़ का और प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं IMO, इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली सूक्ष्म जीवी बढ़ाने के लिए है और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ये खेत है, इस खेत का अपना सूक्ष्म जीवी हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे वहाँ का अपना उस कल्चर में अडेप्ट हुए सूक्ष्म जीवी माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जिस खेत में हमको काम करना है उस खेत का सूक्ष्म जीवी आपको मिल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने चावल लिया, ठीक है ना, चावल कैसा लेना, पका हुआ चावल आपने पका लिया है, तो सुबह पकाया है तो शाम को यूज़ करना है और शाम को पकाया है तो सुबह यूज़ करना, माने ठंडा होकर के। एक आप मिट्टी का पात्र ले ले या जिसमें फल वगैरह नहीं आते हैं, वो प्लास्टिक काठ की वो बनी रहती है, उस प्रकार का कोई एक पात्र ले ले, लकड़ी का एक उस प्रकार का, उसमें चावल भर दे, जितना भी आधा किलो 1 किलो जो भी है, उसको ऊपर जालीदार कपड़े से, बढ़िया किसी साड़ी या सूती कपड़े से बांध दें और खेत के किसी ऐसे कोने, ऐसे हिस्से में रखें जहाँ यूरिया DAP ना पड़ता हो। जैसे खेत का कोई एक कोना होता ही है, झाड़ झकूड़ जहाँ होती है, और उसको पेड़ के नीचे थोड़ा सा खोद दें, उसमें रख दें, मिट्टी ढक के, ऊपर से कोई डलिया या इस प्रकार का इंतजाम कर दें कि उसको चूहे या बड़े जीव डिस्टर्ब ना करें और पानी वानी उसमें ज़्यादा ना जाए। 3 दिन बाद जब आप जाएंगे तो जैसे ब्रेड में हरा हरा और सफ़ेद सफ़ेद नहीं पड़ जाता है, फंगस पड़ जाता है, इसी प्रकार से उसमें आपको दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद। तो उसमें बैक्टीरिया, जो उस खेत के बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो उसमें आ गए, उसको खाने के लिए आ गए, हाँ चावल में, उसको ले आइए। फिर एक कांच का जार लेना है आपको, तो जितना चावल था, आधा किलो था तो आधा किलो, 1 किलो था तो 1 किलो गुड़, ये जो पुराना वाला गुड़, बूरा टाइप का जो खराब टाइप का होता है, उसको मिला देना है, ठीक है, और उसको 6 दिन के लिए किसी अंधेरी जगह में ढक के रख देना है। ऊपर से कुछ सूती कपड़ा बांध करके उसमें डेट डाल दीजिए ताकि याद रहे किस डेट में रखा था। 5-6 दिन में वो पूरा गुड़ के साथ वो फर्मेंट हो जाएंगे। तो जो माइक्रोब्स लाखों की संख्या में थे, करोड़ों की संख्या में थे, अब वो अरबों और खरबों की संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपका 6 दिन के बाद IMO बन के तैयार है, आपका स्थानीय सूक्ष्म जीवी का कल्चर बन के तैयार है। इसको कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जहाँ से फ्लड पानी जा रहा है वहाँ उसको लीजिए, सूती कपड़े में डालिए, पोटली वहीं रख दीजिए, पानी उससे टच होकर के जाए, एक विधि से माइक्रोब्स पहुँच जाएंगे। दूसरी विधि है, उस एक दूसरा ड्रम हमने लिया, उसमें पानी भरा, उसमें ये माइक्रोब्स निकाला, घोला, डाला, और डालने के बाद तुरंत नहीं उसको करना है, कम से कम 24 घंटे पहले उसको घोलना है। जब घोल रहे हैं तो उस बीच में उसमें थोड़ा सा गौमूत्र भी मिलाएंगे 1 लीटर और गुड़ भी डालेंगे ताकि वो कल्चर और ज़्यादा फैल सके, उसके खाने की वस्तु मिल सके। 24 घंटे के बाद जब वो पानी को धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे में, जब पानी लगा रहे हैं तो उस विधि से फिर उस पानी को भर के टैप कर दीजिए जहाँ से फ्लड पानी जा रहा है, बूंद बूंद करके वो इस विधि से खेत में पहुँच जाए। दूसरा, आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तीसरा, खेत में पानी भरा हुआ है, लगा हुआ है, तो आप कूचे से या झाड़ू से, तमाम प्रकार के लोग करते हैं, उसको बोर करके छिटका सकते हैं। यानी विधि कोई भी अपना सकते हैं आप, वो कल्चर खेत तक पहुंचना चाहिए। जैसे ही IMO खेत में जाता है, सूक्ष्मजीवी जाते हैं, तो वहाँ पड़े हुए कार्बन को तोड़ना सबसे पहले शुरू करते हैं। कार्बन को तोड़ते हैं तो उसको खाने वाले जीव जंतु, सॉइल लाइफ आती है, और जो खेत का भी जो बैक्टीरिया है, जो सुसुप्तावस्था में चला गया है, डोरमेंट पीरियड में चला गया है, उसको भी एक्टिव करने का काम IMO करता है। इसको और भी कर सकते हैं, जो आपका कंपोस्ट बना हुआ है, इसको आप, इसका पानी आपने घोला, उस कंपोस्ट में भी स्प्रे कर दिया तो वो कंपोस्ट में भी कल्चर आ गया, है ना। कई विधियों से इसको डाल सकते हैं, जो भी विधि आपको सुटेबल लगे। ये अपना अपना है कि हमको जो विधि ठीक लगेगी उसमें कर लेंगे, लेकिन सूक्ष्म जीवी जाना चाहिए। IMO के अलावा भी आप जीवामृत से लेकर के अमृत जल तक तमाम सारी विधियां हैं, कोई भी विधि हो, माइक्रोब्स खेत में पहुंचना चाहिए, क्योंकि सारा खेल माइक्रोब्स का है। ठीक है, ये मिट्टी की आवश्यकता है, ये समझ में आ गया, इस पर अपन ने चर्चा खूब कर ली है। दूसरी आवश्यकता हमारी किसकी है? फसल वाले भाग की, यानी पौधे वाले भाग की है।
पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। हमें भी 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन वनस्पति जगत से आता है और जीव जगत से आता है। माने दूध, दही, घी तो वही जीव जगत से आएगा, और जीव जगत भी क्या खाएगा? वनस्पति ही खाता है। और वनस्पति कहाँ उगती है? मिट्टी में। तो फाइनली काम कहाँ करना है? पहला काम तो मिट्टी को समृद्ध करना है। दूसरा, अब जैसे पौधा जग गया तो पहला न्यूट्रिशन तो वो वहीं से पाता है कुछ दिन के लिए, लेकिन अब पौधा बड़ा हो रहा है तो उसकी अपनी भी कुछ आवश्यकताएं बन रही हैं उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 17 प्रकार के पोषक तत्व, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, तमाम प्रकार की चीज़ें, ये 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, है ना। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसमें सब कुछ है। अब इसकी पूर्ति के लिए कैसे करेंगे? तो कार्बन तो हमने कंपोस्ट दे दी, ठीक है, कार्बन मिल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी लगाते हैं खेत में। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात ही तो पानी है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सबसे ज़्यादा, इसी में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, बीमार हैं, ठीक है। 432 कुछ, हाँ, 431। तो क्या करते हैं इसके लिए? अभी यूरिया लाते हैं, डीएपी लाते हैं, तमाम प्रकार की पोटास खाद लाते हैं, जिंक वगैरह सब लाते हैं, और सारा का सारा सिंथेटिक रूप से आता है। ये क्या होता है? हवा में क्या है? 78% नाइट्रोजन है। तो हार्बर एंड बोश ने एक विधि खोज ली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हवा के अमोनिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया वायुमंडल से, और ये जो नमक होता है, जो खराब नमक होता है, इसमें फिक्स कर दिया। अभी भी आप देखेंगे तो हार्बर एंड बोश की प्रक्रिया उसमें आती है, ठीक है ना। उससे क्या हुआ? जब आप खाद डालते हैं तो तत्व तो पौधा ले लेता है, यूरिया का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस, लेकिन ज़मीन के हिस्से में क्या जाता है? नमक। और किसी चीज़ में लगातार नमक जाएगा तो क्या होगा? वो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो जाएगी, निश्चित रूप से। आज ज़मीन क्या हो गई है? कॉम्पैक्ट हो गई है। आप गोंच लीजिए, वो गोंच नहीं होती, चिपक जाती है, गोंच, चेचुआ, इनमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्या करती है? परेशान हो जाती है, मरने लगती है। तो इतनी कोमल सॉइल लाइफ पे जब लगातार 20-30 सालों से नमक जा रहा है, क्या हाल होगा? तो ये डीएपी वही करता है। बिल्कुल। तो तत्व तो पौधा ले लेता है, माने हम ये जो भी देते हैं इसमें मिट्टी को कुछ नहीं देते हैं, पौधे को देते हैं। पौधे ने तत्व ले लिया, मिट्टी के हिस्से में क्या गया? और फाइनली मदर फिगर क्या है? सॉइल है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चा उतना स्वस्थ होगा। मिट्टी को बीमार करके हम बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते हैं। कितने दिन कर पाएंगे इसको? कितने दिन कर पाएंगे? ये सहज विधि से ठीक है क्या? नहीं है, ठीक है। इसी का परिणाम है कि हमने मिट्टी कॉम्पैक्ट कर ली है, उसके पोर्स बंद हो गए हैं, सॉइल लाइफ घट गई है, इसी का तो परिणाम है। तो क्या करते हैं? अब इसको पूरा करना है। ये सार्वभौमिक सत्य है कि पौधों को 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी है, और तमाम सारे सूक्ष्म पोषक तत्व। ये बीआर क्या है? बीआर क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, निकिल, है ना, और भी कुछ एक आध भूल रहे होंगे तो अभी आ जाएगा। तो ये 17 प्रकार के पोषक तत्व तो चाहिए, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन उसकी एक ही प्रक्रिया हो सकती है, इस पर सोचते हैं, इस पर विकल्प निकालते हैं, इस पर छांटते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो एक प्रक्रिया तो आपको बाजार में दिखाई देती है, जिसमें आप अपनी भी जेब कटाइए और उसके बाद उसको ला करके अपना स्वास्थ्य भी गिराइए, धरती को भी असंतुलित कीजिए, यही समझ में आता है। दूसरा ये है कि हम कोई विकल्प खोजें, तो नेचर में वो व्यवस्था है ही। चलिए, एक बात तो हो गई। दूसरा ये है कि कितना डालना है, उसकी कोई निश्चित मात्रा होगी ना। भाई आप खाना खाते हैं तो दिन भर में कोई निश्चित मात्रा है कि इतने किलो कैलोरी के लिए आपको कोई इंतजाम करना है, उससे उतने किलो कैलोरी से आपका एक दिन की ऊर्जा चलती है सबकी। तो उसका कोई निश्चित रेशियो है। अभी तो हमारा कोई रेशियो ही नहीं है। कहाँ से ऑपरेट होते हैं? पड़ोसी से। उसने 1 किलो का यूरिया डाला, चलो हम 1.25 किलो का डाले आते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि ऐसे
करते हैं, पिछले साल ये बोया था ये कर देते हैं, वो आखिरी जुताई के दौरान डाल दी जाती है, आखिरी जुताई के दौरान। अरे उसको कब चाहिए, कितना चाहिए, इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। आवश्यकता का निश्चयन भी तो होगा कि किस स्थिति में चाहिए, कब चाहिए, कितनी चाहिए, है ना। लड़का पैदा हुआ है और दूसरे दिन से उसको रोटी खिलाएंगे, संभव है, खा पाएगा? जब पौधा निकला नहीं है, हम आखिरी जुताई के समय यूरिया डीएपी दे आए हैं, कितनी काम करेगी? डीएपी तो पहले हाँ हाँ, लीच कर जाएगी आधे से ज़्यादा, तो जब तक वो लेने योग्य होगा। पौधा 20-30 दिन के बाद लेने योग्य होता है डीएपी, लीच कर जाएगी, ज़मीन के हिस्से में लगातार नमक चला जाएगा, भाई तोड़ जाएगा। तो ये भी समझ लेगी कब चाहिए, कितनी चाहिए। तो डॉक्टर चो हान क्यू साउथ कोरिया के एक अच्छे किसान वैज्ञानिक हुए हैं। ये हरित क्रांति का दौर था जब पूरे देश में रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहे थे। रॉकफेलर बेसिकली गेहूं को कंट्रोल कर रहे थे और फोर्ड फाउंडेशन चावल को। ये लिखित डॉक्यूमेंट है कि नॉर्मन बोरलॉग ने 68,000 वैरायटीज़ पे काम करके एक वैरायटी विकसित की थी, PL 480, और उसके बाद 68,000 वैरायटी का कत्ल कर दिया गया, माने उसको धीरे धीरे परंपरा से हटा दिया गया और हम इस प्रकार के बीजों में फंस गए। उसकी खास बात ये थी उसकी कि वो सभी मौसम में उग सकता था, सभी वेदर में, माने सभी कंट्रीज़ में बराबर से। रस्ट का, उस समय गेहूं में रस्ट लगने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, रस्ट रोधी था, ऊंचा नहीं था, क्योंकि अगर आपका पौधा ऊंचा है, पानी लगाया, हवा चल गई तो गिर जाएगा, तो काटने और उसमें दिक्कत आती है, दाना भी नुकसान। तो बौनी प्रजाति का था और हाई यील्ड वाला था, क्योंकि जब युद्ध होते थे तो सेना को क्या खिलाया जा सकता है, बेसिकली तो ब्रेड। तो ऐसी चीज़ उनको चाहिए थी। तो रॉकफेलर ने गेहूं पे काम किया, फोर्ड फाउंडेशन ने चावल को कंट्रोल करने का काम किया। चावल की 1 लाख से ज़्यादा वैरायटीज़ उपलब्ध हैं, थी, अब तो है नहीं कहना चाहिए, थी। आज भी कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, जैसे देवल देव जी ने लगभग 1000 वैरायटीज़ का संरक्षण करके रखा हुआ है उड़ीसा में, है ना, किसी ने नाम सुना होगा तो परिचित होंगे। बाबूलाल दाहिया जी ने कम से कम 200 से 250 प्रकार के धान को, परंपरागत को सेव करके रखा हुआ है, और भी बिलासपुर के पास कोई है, उनके पास भी ऐसे 150-200 हैं। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, इसमें सरकारों का, इंस्टीट्यूशन का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, इनके पास 50-60 प्रकार के चावलों का संरक्षण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों ने काम किया, लेकिन चावल की 1 लाख से ज़्यादा वैरायटी थी। तो जब पूरे, अच्छा ये उपजा कहाँ से, इसकी एक छोटी सी कर लेते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिका ने बम गिराए, तो मास केयर में उसका नुकसान समझ में आया, माने हज़ारों लोग और तमाम, किसी को भी आइडिया था नहीं उससे पहले कि परमाणु बम कितना भारी तबाही ला सकता है, क्योंकि तब तक तो केवल बनाए गए थे, इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था। वो जो परीक्षण करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, उसको किसी देश पर फेंकना ये एक अलग मुद्दा है। जैसे ही इतनी भारी मात्रा में मास केयर हुआ, उसके बाद से सुगबुगाहट हो गई और युद्ध को बंद करने की स्थिति आ गई। अब जो कंपनियां रॉकफेलर वगैरह की, जिन्होंने 1914 वाले पहले विश्व युद्ध में इन टैंकों, भाई टैंक चलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी तो कैसे चलेंगी, तेल से चलेंगी, तो बहुत लाभ कमाया था। इन सब की निगाहें उस लाभ पे थी। ये पता चला कि ये और चलेगा तो अमोनियम नाइट्रेट और तमाम विस्फोटक सामग्री के बड़े बड़े नीचे, जंगलों के नीचे सुरंगें बना करके उसको सुरक्षित रखा गया कि हम इसको सप्लाई करेंगे, हमसे खरीदेंगे तो निश्चित बात है व्यापार विधि जुड़ी है, तो लोभ और लालच के लिए जुड़ी है। लोभ और लालच का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए 9 खाए 13 की भूख हरदम बनी रहती है। तो जैसे ही विश्व युद्ध रुका, आपका स्टॉक भी रुक गया, आपका प्रॉफिट भी रुक गया, और ये रुका रहा साल, 2 साल, 3 साल तक। अब ये हिलने कैसे लगे, भाई किसी का कोई पैसा लगा है, किसी का कोई व्यापार रुका है तो चाहेगा ना कि चले। अब क्या किया जाए, तब इसकी कहानी गढ़ी गई कि इसको किसी दूसरे रूप में लाया जाए। अच्छा, होता क्या था, उस समय एक वैज्ञानिक हुए जस्टस वॉन लिपजिग, उन्होंने उसको केमिकल का जनक भी कहा जाता है। उसने पहली बार बताया कि पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास लिक्विड रूप में चाहिए, तत्व के रूप में चाहिए, लेकिन वो रिसर्च अधूरी थी। कई बार हम बड़ी अति उत्साह में कोई बात बोल जाते हैं, लेकिन बाद में समीक्षा करते हैं तो पता चलता है। उनका ये कहना हुआ, इधर कंपनियों को मौका मिल गया।
अच्छा, वो उस जहाँ वो स्टॉक उपलब्ध थे वहाँ आसपास जब बारिश होती या जब झाड़ू लगती वो सब फेंक दिया जाता, आसपास के खेतों में बड़ी हरियाली रहने लगी। लोगों को लगा कि ये तो बढ़िया चीज़ है, ये तो पता चला तो इसके, और वो रिसर्च भी आ गई, कंपनियों को मौका मिल गया, उन्होंने इसको दूसरे रूप में परोस दिया, यूरिया, DAP और तमाम सारी चीज़ों में। डॉक्टर चौहान की साउथ कोरिया के थे, कुछ हमारे यहाँ भी सब पूरे सभी जगह रहे हैं जो दूर तक का देख लेते हैं कि ये ठीक नहीं है व्यवस्था। वो लगातार किसानों के बीच में काम करते रहे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है, इस बात पर भी चर्चा होती है। तो उनको तमाम जेल हुई कि ये हरित क्रांति के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को लाना था। एक पूरा विकासशील देशों में एक पूरा पैमाना गढ़ा गया कि इनके यहाँ खाना नहीं है, उत्पादन नहीं है, ये क्या करेंगे। ये सब प्रोपोगेंडा थे, और इस प्रोपोगेंडा भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी सबसे कमज़ोर सरकारों में से एक थी उस समय, क्योंकि उसको कोई नॉलेज नहीं था। इधर लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, के कामराज हिंदी जानते नहीं थे, इसलिए इंदिरा गांधी को लाना पड़ा। यदि के कामराज हिंदी जानते तो वही अगले प्राइम मिनिस्टर बनते। इसको कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि ये कभी आए, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई कि उधर नेहरू गए, उधर लाल बहादुर शास्त्री 2 साल में चले गए, हत्या हो गई ताशकंद में, और तमाम सारी चीज़ें। इनको कुछ पता नहीं था, ये नई नई थी, वोट बैंक बचाने के लिए, और तमाम देश में जो भी स्थितियाँ उपजी, लॉबी बन गई और MOU हो गया। खैर, तो डॉक्टर चौहान क्यों ने कुछ प्रयोग शुरू किए और उसको फिर समय समय पे आगे किसानों ने बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जैसे पौधे का शरीर है ऐसे ही हमारा शरीर भी है, उसको एक कंपेयर करने के लिए कि क्या क्या चाहिए, है ना। तो पौधे की और मनुष्य में हम लोग समानता देखते हैं कि इस प्रकार से है। तो हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ऐसे ही पौधे की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। शाकीय अवस्था माने उसकी पौधा निकल आया है और उसके फूल आने से पहले तक की जो अवस्था है, जिसमें वो ब्रांचेस का निर्माण करता है, ब्रांचेस बढ़ती हैं, पौधा मजबूत होता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव फेज, शाकीय अवस्था। दूसरी होती है फूलावस्था, माने इसको मनुष्य में कहते हैं जवानी। अब हम प्रजनन अंग इवॉल्व हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, और उस अवस्था में हम आ गए हैं। और तीसरी अवस्था हमारी होती है बुढ़ापा, माने अब पौधे में फल लग गया है, दाना बैठ गया है। ठीक है, क्रॉस ओवर फेज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे इस, है ना, युवा अवस्था के रूप में। और ये अवस्थाएं हैं, तो हम एक अवस्था की चीज की जो आवश्यकता है वो दूसरी अवस्था में काम आती है, उतनी ही काम आती है। हर एक अवस्था की एक निश्चित आवश्यकता है। बचपन में हम खिलौनों से खेलते हैं, बड़े होकर के किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। बचपन में हम केवल दूध पी करके काम चला लेते हैं, बड़े होते हैं तो दूध के साथ साथ दाल का पानी भी पीने लगते हैं, दाल भी खाने लगते हैं, तहरी भी खाने लगते हैं, खिचड़ी भी खाने लगते हैं, और बड़े होते हैं तो फिर रोटी भी खाने लगते हैं, फुल डाइट लेने लगते हैं। ये क्रम चलता है। और फिर जब बुढ़ापे में होते हैं तो भी उतना ही खाना खाते हैं जितना जवानी में खाते हैं, उसको हल्का करते हैं, हल्का करते हैं। तो एक हर अवस्था की एक निश्चित आवश्यकता है। पहला तो इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। ठीक, तो क्या चाहिए? हम लोग बचपन में क्या लेते हैं सबसे ज़्यादा? अपने शरीर से चलेंगे तो सब पकड़ में आ जाएगा एक बार में। हम लोग क्या लेते हैं सबसे ज़्यादा? दूध पीते हैं, कैल्शियम। यही कैल्शियम पौधों हमारे शरीर को मजबूत रखता है और विकास में सहायक है। पौधों की क्या आवश्यकता है? अभी पौधे को क्या देते हैं? मुख्य रूप से आप लोग 3 ही चीज़ें देते हैं हर किसान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और कुछ लोग जिंक वगैरह, बस एक आध चीज़ें। ठीक है, तो पौधे की आवश्यकता है, एक तो आवश्यकता बनी कैल्शियम, दूसरी नाइट्रोजन। पौधे को नाइट्रोजन हरा बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अभी कैल्शियम देते हैं क्या? नाइट्रोजन देते हैं तो केवल यूरिया के माध्यम से। तो नाइट्रोजन के हजारों विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प जीवामृत, है ना, ये भी नाइट्रोजन देता है, और जीवामृत में नाइट्रोजन और माइक्रोब्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प FPJ, फर्मेंटेड प्लांट जूस, है ना। रेसिपीज नहीं बताएंगे, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, समय कम है। इसमें हरी पत्तियों को लीजिए,
उसको क्रश करिए जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, जैसे जलकुंभी या तमाम प्रकार की ऐसी हरी पत्तियाँ जो 12 महीने हरी रहते हैं। बारीक बारीक काट लीजिए, उतनी ही मात्रा में गुड़ मिलाइए, 6 दिन के लिए रख दीजिए, थोड़ा गौमूत्र मिला दीजिए, कांच की जार में रखना है, अंधेरी जगह में रख दीजिए। 6 दिन बाद उसको निचोड़ लीजिए, जो रस निकलेगा उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। 1 लीटर पानी में 10 ml मिला करके स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे आपकी नाइट्रोजन की। तीसरा FAA फिश अमीनो एसिड। बाजार से मछली का कचरा ले आइए, या जो लोग करते हैं वो बड़ी मछली को काट लें बारीक बारीक, एक प्लास्टिक की बाल्टी में जितनी मछली उसका 1.5 गुना गुड़ बूरा वाला मिला दें बढ़िया हाथ से और रख दें, उसको ऊपर कपड़ा कान करके कहीं टांग दें अंधेरी जगह में। 6-7 दिन बाद उसको किसी डंडी से चलाएं और थोड़ा सा चूने का पानी, माने चूना बुझा करके 1 लीटर पानी उसमें फिर से मिला दें। फिर 20 दिन के बाद उसकी जब बदबू बंद हो जाएगी तो मछली से उसका पूरा का पूरा रस फर्मेंट हो गया, उसको छान ले। वो ऐसे छानने से नहीं आएगा, सूती कपड़े में डाल करके निचोड़ना पड़ेगा। जो रस निकलेगा उसको कहते हैं फिश अमीनो एसिड। तमाम लोग मछली अर्क कुछ भी कहते हैं नाम। सबसे बेहतरीन प्रकार का नाइट्रोजन उसमें होता है। आपने आज डाला, कल रिजल्ट देखिए पौधों में। उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन प्रकार का बूस्टर भी है। सर्दियों में जो पाले की शिकायत होती है, पाले की शिकायत पड़ने से पहले उसके स्प्रे हो जाएंगे तो पाला नहीं लगेगा, ये गारंटी है मेरी। मैंने स्वयं उसके 3 साल तक लगातार प्रयोग। पौधा ठंडक में ओस गिरती है, पौधा जल जाता है, ब्लैक हो जाए, ठीक है ना। तो और इसकी जाएंगे तो इसकी गहराई में जाएंगे ना तो हजारों प्रकार के भी रेसिपीज नाइट्रोजन के लिए अकेले मिल जाएंगे, लेकिन अपन 2-3 की चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब ये तो मिल जाता है, कैल्शियम की चर्चा कहाँ होती है? कैल्शियम की चर्चा तो नहीं होती कहीं, लेकिन कैल्शियम भी आवश्यक है। जैसे टमाटर में आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो कैल्शियम के स्प्रे जितने कर देंगे उतना बढ़िया उत्पादन हो जाएगा। कैल्शियम शरीर की एक आवश्यकता है कि नहीं है? हमारी आवश्यकता है। और आता कहाँ से? फाइनली तो मिनरल है, मिट्टी में होता है, तो पौधा भी लेता होगा। पौधे की बात अभी हम देते नहीं हैं। तो कैल्शियम के लिए अंडे के छिलके ले आइए, रोस्ट करिए उनको। जब वो रोस्ट हो जाए तो उसको कांच के जार में डालना है और ऊपर से वाइट विनेगर डालना है। इतना डालना है कि छिलके पूरे डूब जाएं। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने वाइट विनेगर डाला, उसके अंडे के छिलके में से कुछ टूटने लगेगा। माने छिलका किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अम्ल डाला तो टूट जाएगा कैल्शियम। 4 दिन बाद उसको छान लीजिए, आपके पास शुद्ध जल घुलित कैल्शियम उपलब्ध हो गया, लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम, अंडे के छिलके से कैल्शियम। ठीक है, तो उसको रख लीजिए। कितने भी दिन रखा जा सकता है उसको, एक बार बना लिया। चूना के पानी भी कर सकते हैं, है ना, दोनों। चूना गरम, इसका प्रयोग हम करते हैं, चूने का पानी भी कर सकते हैं, वो भी एक विकल्प है ही। इसको 1 लीटर पानी में 10 ml मिला करके स्प्रे करना है। इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं देना है, फोलियर स्प्रे होंगे सुबह के समय जब ओस पौधों से झड़ जाए। आप इसके रिजल्ट देखिए, ठीक है ना। तो कैल्शियम की आवश्यकता हमने पूरी कर ली। दूसरी आवश्यकता क्या बनती है पौधों की? फास्फोरस। DAP देते हैं कि नहीं देते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट देते हैं। अभी एक ही विधि है हमारे पास, इसकी भी कई सारी विधियां हैं। इसकी 2 विधियां मैं बता देता हूं, है ना। ये बेसिकली खट्टा पदार्थ है, ये एंजाइम से भी पूरा हो जाता है। विधियों में जाएंगे ना तो हज़ारों प्रकार की मिलेंगी और उसकी कई सारी अपन शेयर कर देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। इसको 2 विधि से हम जो 2-3 प्रेफर करते हैं वो ये है। एक तो हड्डी ले लीजिए, किसी भी जानवर की रोड किनारे मिल जाती है, कुत्ते उठा लाते हैं, हड्डियों को तोड़ लीजिए हथौड़े से, छोटी छोटी हो जाएंगी। आग जलाइए, उसमें डाल दीजिए, जलने दीजिए। इसको जलने क्या मतलब, खूब काली पड़ जाएगी, बदबू आएगी। कांच का जार लिया, उसमें हड्डियाँ वो जब गर्म हो गई, खूब जल गई, डाली, उसमें ऊपर से वाइट विनेगर डाल दिया। कितना, जितने में पूरा ये डूब जाए अच्छे से, 1 इंच ऊपर तक। फिर अगले 2-3 घंटे में जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा तो 1 से 1.5 लीटर गौमूत्र उसमें मिला दिया और सूती कपड़ा बांध करके 6 दिन के लिए किसी अंधेरी जगह पे रख दिया। हड्डियों में बेहतरीन प्रकार का फास्फोरस होता है, साथ में कैल्शियम भी होता है कि नहीं होता? कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे बढ़िया भंडार हड्डी है, तो इसको कहते हैं CaPO, कैल्शियम फास्फेट।
बाद में इसको छान लीजिए। जब भी पौधा फूल अवस्था में आ गया है या फूल अवस्था में आने वाला है या फूल झड़ रहा है, जैसे कई बार होता है मिर्च में फूल लगा झड़ जाता है, कद्दू में लगा झड़ जाता है, तमाम उसमें, उस अवस्था में इसको 1 लीटर पानी में 10 से 20 ml मिला करके स्प्रे करना है। ठीक, एक विधि फास्फोरस की पहुंचने की, इसमें फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम भी। दूसरा एक विधि है सटरस, इसमें 6 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, सटरस, इसमें क्या करना है, इसकी विधि है 6 लीटर मट्ठा और 1 किलो आंवला। ठीक है, यही आंवला जो अपना कच्चा वाला है, उसको आंवले को तोड़ा कुचरा और 6 लीटर मट्ठा में, किसी प्लास्टिक की बाल्टी में मट्ठा है उसमें डाल दिया और इसको समय समय पे चलाते रहे। किसी अंधेरी जगह में रखिए, 7 दिन इसको रखा रहने दीजिए। 7 दिन में ये पूरी तरीके से सटरस में बदल जाएगा। इसको छान लीजिए, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम मिला करके स्प्रे करना है। जब पौधा आपका फूलावस्था में है तो 2 या 3 बार स्प्रे इसके कर दीजिए, हर 6-7 दिन में एक बार। DAP संबंधी सारी आवश्यकता को पूरा कर देगा। इसको युवा अवस्था को ऐसे समझ सकते हैं, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पोषण चाहिए होता है, जो डेली रूटीन होता है उसके अलावा डॉक्टर बोलता है ना, उस एक्स्ट्रा पोषण में उनका कुछ खाने का भी मन करता है। तो क्या खाने का मन करता है? खट्टा पदार्थ, तमाम सारा करता है ना। तो पौधे का भी खट्टा पदार्थ खाने का मन करता है जब वो प्रजनन फेज में आता है, इसको कहते हैं क्रॉसओवर फेज। और पौधे का खट्टा पदार्थ क्या है? फास्फोरस। आज भी आप इमली खाएंगे तो फास्फोरस पूरा करता है, ये भी फास्फोरस में भी होता है, एक निश्चित मात्रा में होता है। ठीक है ना, तो खट्टा पदार्थ, तो पौधे को खट्टा पदार्थ उपलब्ध करा है। इसलिए जब एंजाइम भी बनाते हैं फूलावस्था के लिए तो खट्टे पदार्थ की चीज़ें लेते हैं, जैसे कच्चा आम, नींबू, इसका एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में है, अगर आपको धरती की पूरी व्यवस्था समझनी है तो ह्यूमन बॉडी को समझ लीजिए, या धरती को समझ लीजिए तो ह्यूमन बॉडी समझ में आ जाएगी। ये ठीक ऐसा ही है कि जीवन ज्ञान हो गया तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो जाता है, या अस्तित्व दर्शन ज्ञान से पहुंचेंगे तो जीवन ज्ञान हो जाएगा। जो धरती में व्यवस्था है वही पूरी व्यवस्था। धरती कैसे ऑपरेट होती है? ताप, वायु और जल से। शरीर किससे संतुलित रहता है? वात, पित्त और कफ से। वही तो बात है, वात माने हवा, पित्त माने आग और कफ माने जल तत्व। धरती भी इन्हीं 3 तत्व से संतुलित रहती है। इसमें से किसी भी एक चीज़ का संतुलन होगा तो धरती बीमार होगी, हम बीमार होंगे। कफ बढ़ जाता है, जुकाम हो गया। पित्त बढ़ जाता है, दूसरी प्रकार की समस्याएं हो गई। वात बढ़ जाता है, गैस संबंधी तमाम समस्याएं। असंतुलित माने बीमार। कितना सरल है, ध्यान नहीं जाता उस तरफ। तीसरा है फलावस्था। इसमें अब बुजुर्ग हो गए हम, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक्स्ट्रा केयर चाहिए, है ना, किसी चीज़ का सहारा चाहिए। कहते हैं ना, लकड़ी का सहारा, बच्चों का सहारा, ज़मीन जायदाद का सहारा। अब पौधे में फल लग गया, फसल में दाना बैठ गया, तो उसको मजबूत खड़ा रहने के लिए ज़्यादा सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और मजबूत की चीज़ चाहिए। तो तीसरी आवश्यकता है पोटाश। पोटाश अभी देते हैं तमाम विधि से। तो पोटाश की हज़ारों विधियाँ हैं। तम्बाकू के डंठल से भी बनता है, केले से भी बनता है। जब पोटाश वाला एंजाइम बनाते हैं या पोटाश की रेसिपीज बनाते हैं तो केला का बहुत प्रयोग करते हैं। केले में बेहतरीन प्रकार का पोटाश होता है। तम्बाकू का बहुत प्रयोग करते हैं, तम्बाकू में बेहतरीन प्रकार का पोटाश होता है ना। तो इसको तम्बाकू से बनाया जा सकता है। केले और गुड़ को एक निश्चित मात्रा में मिला करके कुछ दिन रखने से पोटाश, लिक्विड पोटाश प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है ना। NPK, जिसमें ज़्यादातर लोगों का गेर फंसता है। अब इसके अलावा मान लीजिए शरीर बढ़िया से चल रहा है, कभी बीमार कुछ पड़ गए, मान लीजिए, है ना, हो ही जाता है, तो कभी कभी इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। भाई बीमार पड़ गए तो उन्होंने डॉक्टर का ये ले लो, उससे थोड़ी जल्दी चलने फिरने लगोगे। खाना तो खाना ही है, और धरती का खाना क्या है? कंपोस्ट। इसमें कोई कोताही नहीं करनी, क्योंकि यही मेन खाना है। लेकिन अब बूस्टर भी तो चाहिए। तो इसके लिए जैसे ह्यूमिक एसिड है, बायोगैस का स्लरी, इसका पानी जो निकलता है, ये एक बहुत बढ़िया ह्यूमिक एसिड है ना। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है किसी के पास, तो आसपास के कंडे, जो गाय के गोबर के, जो जितना पुराना कंडा हो, 1 साल, 6 साल, 2 साल पुराना कंडा हो, उस कंडे को लाइए, 2-4 कंडे ले आइए, 10-15-20 लीटर की कोई टंकी हो, ड्रम हो, उसमें पानी भरिए, उस कंडे को डाल दीजिए और उसमें 1 लीटर गौमूत्र ऊपर से डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए, है ना। वो डूब जाए, बीच बीच में डूबते रहिए। 10 दिन उनको ऐसे ही रखे रहने दीजिए।
डूबे रहें बढ़िया से और ऊपर से देखते रहिए, बीच बीच में चला भी दीजिए। कंडे में जितना भी ह्यूमस है, ह्यूमिक एसिड है, वो सब उतर के पानी में आ जाएगा। कंडा निकाल करके कंपोस्ट में फेंक दीजिए, उसको छान लीजिए, आपके पास बेहतरीन प्रकार का बूस्टर तैयार है। इसको फसल के किसी भी अवस्था में स्प्रे कर दीजिए, इस अवस्था को छोड़ करके, क्योंकि इधर पकने लगता है। अब इधर रहेगा तो इधर हरा बनाए रखेगा, इधर नहीं डालना है। आप किसी और इसको फ्लड पानी के साथ बहा दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, फोलियर स्प्रे कर दीजिए, कूंची से छिटका दीजिए। 1 लीटर पानी में 50 से 100 लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं OHN, ग्रोथ प्रमोटर, है ना। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब है कि फसलों को ग्रोथ करने वाला, बूस्ट करने वाला। उसके लिए अदरक, लहसुन और दालचीनी, 3 चीज़ें बराबर मात्रा में लिया, उसको कुचल लिया, तीनों के बराबर में गुड़ लिया, उसको मिला के रख दिया। अब 100-100 ग्राम लिया तो 300 ग्राम ये था और 300 ग्राम गुड़, 600 ग्राम। 600 ग्राम अब अदरक, लहसुन और दालचीनी। अब 600 ग्राम उसमें 6 दिन के बाद जौ का रस मिलाना है। तो सामान्य रूप से एक बियर लाते हैं 700 ग्राम की, 600 ग्राम उसमें डाला, 100 ग्राम शरीर में डाला, ठीक। फिर 6 दिन के लिए रख दिया उसको, और 12वें दिन उसको जो मिलेगा आपको बेहतरीन प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर मिलेगा। इसमें एक तीखी स्मेल भी होती है, ठीक है। तीखी स्मेल होती है तो क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, माहू हैं, बहुत ऐसे प्रकार के कीड़े, आप स्प्रे कर देंगे तो ये नज़दीक नहीं आएंगे। एक दूसरा, फसलों को बूस्ट करता है। तो ग्रोथ प्रमोटर माने किसी भी अवस्था में इसको फसलों के ग्रोथ के लिए लगाया जा सकता है। साथ में एक तीखी स्मेल होती है तो छोटे मोटे कीड़े सामान्य रूप से नज़दीक नहीं आते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। तीसरा, यदि हमारे अंदर कोई जैसे जिसको निमोनिया, जिसको स्नोफिलिया वगैरह ज़्यादा रहता हो, पेट में कीड़े रहते हैं, बच्चों को भी एक निश्चित मात्रा में दिया जा सकता है ना। कोई नुकसान नहीं करता है, सर्दियों में बढ़िया फ़ायदा करता है। जुकाम वगैरह जिनको ज़्यादा रहता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ उसमें है नहीं ऐसी, सारी की सारी औषधियाँ हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये बेसिकली रेसिपीज़ हो गई। हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी 100 ठो हमें आती हैं और 100 ठो बताना प्रासंगिक नहीं है और ना उसको याद रखना है, तो इतनी पर्याप्त है ना। कुछ चीज़ें डिज़ाइनिंग और उसके संबंध में, और हम फिर से इधर आते हैं कि कोई कीट या जीव आता है तो उसके पहले उसका भोजन आता है। अभी भोजन हमने क्या किया है, अभी तो हमने उसका भोजन मीरा, खत्तर और तमाम सारी चीज़ें डाल करके हटा दिया है। क्या करेगा, आपका खाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो भी हमारा खेत है, खेत में जितनी भी मेड़ें हो सकती है, मेड़ें बनानी है। नहीं है तो बनानी है, और हैं तो उसको सुरक्षित रखना है। मेड़ों पे निश्चित प्रकार के पेड़ लगा दीजिए, हर प्रकार के पेड़ लगाइए। तो क्या होगा, चिड़िया चुनगुन आकर के बैठेगी। तो जैसे अभी भैया बता रहे थे कि वो टी प्रकार का लगाते हैं तो पेस्ट कंट्रोल करता है, उसकी आवश्यक पेड़ लगा दीजिए। पेड़ में चिड़िया चुनगुन बैठेगी तो जैसे ही इल्ली या जो चीज़ लगती है तो सुबह की धूप लेने ऊपर आते हैं, वो अपना भोजन कर लेती है। बगुला को यहाँ देखना, एक ठीक, बगुला है वो इस तरह का करता है, ठीक है, करते थे। ये क्या है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है। आपने क्या किया, व्यवस्था कर दिया, वो स्वयं स्फूर्त विधि से शुरू है। दूसरा, चारा जो भी मेड़ों में उग रहा है उसको उगने दीजिए, उसको बिल्कुल मत काटिए, क्योंकि जो शाकाहारी जीव कीट है उसका तो भोजन है ना शाकाहार, और हम क्या कर रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, फिर आपकी फसलों में जाएंगे। तो खेत मेड़ों को चौड़ा रखिए, मेड़ों में पेड़ लगा दीजिए, और जो भी नेचुरली चारा भी ग्रो हो रहा है उसको होने दिया जाए, क्योंकि उसमें कई सारे जीव जंतुओं का भोजन छिपा होता है। हम अभी अपनी अंधी दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लेने के चक्कर में मेड़ों को भी काटते हैं, उससे चारा भी हटाते हैं, ठीक है। एक प्रकार की व्यवस्था, तो माने खेत में मेड़ में पेड़, और उसमें जो भी चारा प्राकृतिक विधि से उग रहा है उसको उगने दिया जाए, तो जो कीट आएगा उसका भोजन वहीं मिल जाएगा, तो आपके खेत का नुकसान कम से कम करेगा। दूसरा, कुछ तकनीक का भी भाग है, तो जो नीचे से भी बहुत सारे कीट काटते हैं, कई बार उकटा लग जाता है, जमीन से जड़ काट देते हैं, तो जगह जगह पर फूल संबंधी पौधे आप लगा दीजिए, जैसे गुलाब है, गेंदा है, तुलसी है जिसमें एसेंस होता है। गेंदा है, गेंदा के रूट में एक निश्चित प्रकार का ऑयल छोड़ता है ये, उस ऑयल से जो नीचे की, जिसको हम अमेरिकन सुंडी या तमाम प्रकार की चीज़ें कहते हैं, ये आकर्षित होती हैं, उसमें वो स्वयं स्फूर्त विधि से वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हर क्यारी में 2-4 गेंदे के फूल, 2-4 तुलसी के पौधे ये लगा देने से प्राकृतिक विधि से पेस्ट कंट्रोल होता है,
इसमें हमारा कोई हमें मारना नहीं है, प्राकृतिक विधि से होता है ना। उसमें जितनी मात्रा में जाना होगा जाएंगे, जितनी मात्रा में नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, हमने व्यवस्था कर दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था डिजाइन करते समय या जब फसल लगा रहे हैं तो कुछ पौधे लगा देने, इसलिए आपने कई जगह देखा होगा गोभी के बीच में या हर क्यारी के बीच में फूलों की एक लाइन होती है। जहाँ फूलों की लाइन होती है वहाँ नीचे से लगने वाले रोग सबसे कम होते हैं, अध्ययन कर लीजिएगा। साथ में क्या फायदा मिलेगा, फूल हैं तो मधुमक्खियाँ, भंवरे और तमाम प्रकार के तितलियाँ भी आएंगी, पॉलिनेशन बढ़ेगा। जितने प्रकार के कीट आएंगे उतना ज़्यादा पॉलिनेशन बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा वो हर कीट एक दूसरे की आने की कड़ी है, तो एक दूसरे का स्वाभाविक रूप से वो भोजन भी हैं, वो अपना आपस की विधि से, प्रकृति प्रदत्त विधि से संतुलित बने रहते हैं। इसमें हमें करना नहीं है संतुलन, संतुलन करता कोई नहीं है, संतुलन स्थापित होता ही है, बना ही रहता है। तो ये हमें व्यवस्था को पहचानना है, डिज़ाइन करते वक्त, खेती करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि इस विधि से हमको चलना है। कुछ चीज़ें अभी बहुत सारी जैसे मट्ठा खाद है, ये सब चीज़ें हैं, इसका भी प्रयोग समय समय पे करते हैं कि कब किसका प्रयोग करना है, सरसों की खली का कब करना है, क्या किस, जैसे खेत में जब सल्फर की मात्रा कम हो तो सरसों की खली का पानी का भी स्प्रे कर दीजिए, है ना। धान में हम लोग करते हैं, इस बार हमने किया, बढ़िया उत्पादन हुआ, या सरसों की खली को भुला करके थोड़ा कंपोस्ट में मिला करके छिटका देते हैं तो सल्फर की आपूर्ति पूर्ण कर देता है। तो हर प्रकार के पोषक तत्व के लिए हर प्रकार की चीज़ें नेचर में उपलब्ध है, हमें पहचानना है कि कौन सी वस्तु से क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या हुआ कि पोषण, तो पोषण प्रबंधन किया, पोषण तो उपलब्ध है ही, हमने क्या किया, प्रबंधन किया। कीट है, कीट का भोजन भी है, क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन। और किस आधार पर, अवधारणा क्या है, सहस्त्रवादी विधि, माने मैं भी हूँ आप भी हो, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, कीट भी है, प्लांट भी है, हम भी हैं, एक सिम्बायोसिस उसमें नेचुरल में है ही, उस सिम्बायोसिस को पहचान लेना है, उस सहजीवन को पहचान लेना है, उसके साथ काम करना है। और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो जितना मजबूत होता है उसमें उतनी कम बीमारियां होती हैं। तो बीमारियों के बारे में नहीं सोचना है ना, उसका एक अलग विषय है कि बीमारी 3 प्रकार से, वायरस से, फंगस से और कीटों से। तो कीटों के बारे में हमने समझ लिया, वायरस को आप रोक नहीं सकते हैं लेकिन अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। तो पौधे में बेहतरीन प्रकार की कंपोस्ट मिट्टी में जानी चाहिए, तो मिट्टी मजबूत रहेगी तो पौधा भी मजबूत रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे लगता है समय भी हो रहा है, ये ज़रूरी था, और एक 10 मिनट का शिखर भैया आकर के आप भी कर लें, जो भी आपको कहना हो, या किसी को भी कोई शेयरिंग करनी हो 5 मिनट के लिए। हाँ नहीं, कंपोस्ट की प्रॉपर विधि है ना, उस प्रॉपर विधि पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी दिन जूम मीटिंग पे मिल सकते हैं, है ना, जितने लोग हैं, ग्रुप बना ही हुआ है, एक सब लोग निश्चित समय देख लेंगे जिसमें सबके पास समय होगा। जूम मीटिंग पे हम लोग हर हफ्ते में कर लें, या जब भी आप लोगों को लगे समझना है कर लें, उसमें हम लोग करते रहेंगे। तो जो भी शेष रह गया है, हमने टच हर भाग को किया है लेकिन डीप में नहीं जाने का समय था, तो उस विषय को भी हम वहाँ रख लेंगे, है ना। गोबर बिल्कुल खुले में नहीं डालना चाहिए, उसके लिए शेड होना ही चाहिए, उसकी बेहतरीन व्यवस्था है कि कैसे बने, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। और एक सीड का था, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी वैरायटी है सबके पास, धान की बहुत सारी वैरायटी है। हाँ हाँ। तो वैरायटी कैसे सिलेक्ट हुई, जैसे अभी कहीं पे वैरायटी मतलब धान कहीं पे हो गया, तो उसमें मल्टीपल वैरायटी कैसे मतलब हो जाती है? वो देखिए क्या होता है कि एक तो धान अलग अलग होता है, दूसरा पॉलिनेशन से भी हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन से ये हो जाता है। जितनी भी वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं ये म्यूटेशन विधि से हुई है। धरती में, प्रकृति में उदादीकरण की एक प्रक्रिया होती है। उदादीकरण माने उसके जीन्स में एक निश्चित भाग में, किसी अवस्था में, किसी समय में कोई चेंज आता है, उस चेंज से नई वैरायटी का जन्म होता है। इसी को कहते हैं म्यूटेशन, उदातीकरण की प्रक्रिया नेचर में। इसी उदातीकरण के फलस्वरूप ही परमाणु से लेकर के मनुष्य तक की ये रचना है। इसको समझना पड़ेगा, इसमें हमारा हस्तक्षेप कोई नहीं है, लेकिन अभी आदमी हस्तक्षेप कर रहा है।
खेती करने जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने जाते हैं, तो आपके पास खेती के लिए संपूर्ण खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के खादों को अपने संसाधनों से जब तक किसान नहीं बनाएगा तब तक वो समृद्ध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरी खाद है, ये मुर्गी की खाद है। यहाँ मुर्गी की खाद, ये मुर्गी की खाद भरी हुई है, और ये जो है बकरी की खाद भरी हुई है, और ये कबूतर की पूरी खाद भरी हुई है। और बाद में आप देखेंगे कि इनसे जो है ये संपूर्ण खाद इस तरह बनती है। इस संपूर्ण खाद को डिकम्पोज हो के जाती है? नहीं, इसको पहले हम नीचे एक लेयर गाय का गोबर ले लेते हैं, ताज़े गाय का गोबर ले लेते हैं। दूसरी लेयर में हम भैंस का गोबर डालते हैं। तीसरी लेयर में हम बकरी का गोबर डालते हैं। चौथी लेयर में हम मुर्गी मुर्गे का गोबर डालते हैं, बीट डालते हैं। और चौथे में हम कबूतर का बीट डालते हैं। इतना बीट डालने के बाद फिर उसको में गौमूत्र डालते हैं, गुड़ डाल देते हैं, थोड़ा सा फर्मेंटेशन होने के लिए, थोड़ा बेसन इत्यादि डाल देते हैं। और उसके बाद उसे एक जूट के बोरे से 4 दिन तक रख देते हैं, जिससे कि उसमें माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणु पर्याप्त मात्रा में आ जाए। करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर फैला के सुखा लिया जाता है, तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। और इस संपूर्ण खाद का इस्तेमाल अगर बोरी में रख लिया जाए तो 6 महीने तक इस्तेमाल होता है। तो ये खूब जब सूख जाता है तो झन्ने से हम इसको झाड़ लेते हैं, जो मोटा पार्ट होता है उसको खेत में डाल देते हैं, और बाकी संपूर्ण खाद को इस तरह से रख देते हैं, और वो आगे प्रयोग होता रहता है। ये नर्सरी इत्यादि में भी खूब प्रयोग होता है, और सब्जी की खेती के लिए ये बड़ा काम है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे तरल खाद है, तरल नाइट्रोजन है, तरल जो कीट प्रबंधक है, इसी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ये छाछ खाद है, ये जो एंजाइम्स हैं इसे कल्चर कहते हैं, जिससे ये नाइट्रोजन खाद बनती है, तरल नाइट्रोजन। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताने की ज़रूरत है, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये, आइए